यह मानते हुए कि चैनल आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। देखिए, आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि इसमें आपके बेसिक से और हाई लेवल वाले क्वेश्चन सभी शामिल किए गए हैं। कोई भी ऐसा आयोग नहीं है जिसमें इन क्वेश्चन से बाहर कोई क्वेश्चन पूछा गया हो या पूछा जा सकता हो। तो आई होप ये क्लास आपकी पूरी तरह से जो ज़रूरत है आपकी टैक्स की वो पूरी कर देगी। इनकम टैक्स के बाद यहाँ से शायद ही कोई क्वेश्चन आपका रह जाए। तो शुरू करते हैं क्लास को और फर्स्ट क्वेश्चन है आज का। किसी राजनीतिक दल द्वारा धारण की गई गृह संपत्ति पूरी तरह कर योग्य है, आंशिक रूप से कर योग्य है, वार्षिक मूल्य का 50% कर छूट योग्य है, या पूरी तरह से छूट प्राप्त है, या केवल निर्धारित अवधि के लिए छूट प्राप्त है। House property held by a political party, fully taxable, partly taxable, exemption allowed 50% of the annual value, or fully exempted, exempted only for a stipulated period of time. So करेक्ट आंसर होगा आपका ये पूरी तरह से छूट प्राप्त होती है। डी आंसर आपका करेक्ट होगा। इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। राजनीतिक दल के स्वामित्व वाली गृह संपत्ति जो होती है वो पूरी तरह से कर मुक्त होती है। और आयकर अधिनियम की कौन सी धारा है? ये आयकर अधिनियम की धारा 13A कहता है। ठीक है, 13A कहता है कि जो गृह संपत्ति होगी किसी भी राजनीतिक दल की वो पूरी तरह से क्या होगी? कर मुक्त होगी। अब इसके अनुसार धारा 1 के अनुसार क्या कहा गया है? कहा गया है कि राजनीतिक दलों की अपनी गृह संपत्ति हो, चाहे अन्य स्रोतों से आय हो, या पूंजीगत लाभ हो, या स्वैच्छिक योगदान से होने वाली अन्य आय हो, कुछ परिस्थितियों को छोड़कर ये कर मुक्त होती है। क्या होती है ये? कर मुक्त होती है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में क्या कहा गया है? कर प्रबंधन किया जाता है, तो कर प्रबंधन किया जाता है नियोजन से पहले किया जाता है, या कर नियोजन के बाद किया जाता है, या कर नियोजन के बीच में किया जाता है, या कभी नहीं किया जाता है। कर प्रबंधन केवल नियोजन ही किया जाता है। यहाँ बातें दो हो रही है। एक हो रही है नियोजन की, एक हो रही है बात नियोजन की, और दूसरी बात किसकी हो रही है यहाँ? कर प्रबंधन की। एक बात हो रही है आपकी यहाँ प्रबंधन की। तो दो बातें चल रही हैं, दोनों का अलग अलग ध्यान देना है आपको। टैक्स मैनेजमेंट इज डन बिफोर टैक्स प्लानिंग, आफ्टर टैक्स प्लानिंग, मिडल ऑफ टैक्स प्लानिंग, और नेवर। तो इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में देखिए, एक्सप्लेनेशन में और भी आपको यहाँ बात हुई थी दो। एक हुई थी कर नियोजन की बात हो रही थी, और दूसरी हो रही थी कर प्रबंधन की बात हो रही थी। तो देखिए, कर नियोजन क्या होता है? कर नियोजन करदाता की कर योग्य आय और विनियोजन की योजना बनाना है। कर नियोजन क्या है? योजना बनाना। किसकी योजना बनाना है? कि आपके विनियोजन की योजना बनाना, और कर योग्य आय, ठीक है, इसकी योजना बनाना जो है ये तो हो गया आपका नियोजन। लेकिन अगर बात करें कर प्रबंधन की, तो इसमें वित्तीय लेखांकन का सही ढंग से रख रखाव होता है, तैयारी होती है, समय पर ऑडिट होता है, और कर रिटर्न की समय पर फाइलिंग की जाती है, और आयकर रिटर्न दाखिल करना तथा सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत करना, ये सभी सारी चीजें किसके अंदर आ जाती हैं? कर प्रबंधन के अंदर आ जाती हैं। तो विनियोजन में केवल क्या था? कर नियोजन था, विनियोजन था। लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर पूरा सब कुछ आ रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि देखिए, कर नियोजन तो है ये तो है कर नियोजन, लेकिन ये जो है ये क्या है आपका? ये होगा कर प्रबंधन। ठीक है, ये है कर प्रबंधन। तो देखिए, यहाँ आगे बताया भी गया है आपको, इसको भी ध्यान रखें। तो देखिए, कर प्रबंधन का यहाँ पर कर नियोजन का थोड़ा मिस्टेक है। जो कर नियोजन है, ठीक है, कर नियोजन का जो दायरा होता है वो सीमित, दायरा कैसा होता है? सीमित होता है। और कर प्रबंधन में प्रबंध की दृष्टि शामिल होती है। प्रबंध की दृष्टि मतलब इसका क्षेत्र बड़ा होता है, ठीक है? और आपको प्रशासन की गतिविधियाँ शुरू से ही करनी होती हैं। प्रशासन मतलब कर प्रबंधन। कर प्रबंधन की भी जो गतिविधियाँ होती हैं वो आपको शुरू से ही करनी होती हैं। तो कौन-सा क्षेत्र सीमित होता है? कर नियोजन का। लेकिन कर प्रबंधन बड़ा होता है, ये भी याद रखना। तो आंसर आपका ए हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। क्या आंसर करेक्ट हो जाएगा? ए। कर नियोजन से पहले, मतलब जब आप प्लानिंग करोगे उससे पहले ही क्या हो जाता है आपका टैक्स मैनेजमेंट स्टार्ट हो जाता है, और नियोजन के बाद भी टैक्स मैनेजमेंट चलता रहता है। तो ऑप्शन आपका पहला ही सही होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है? इनमें से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है? आयकर, या संपत्ति कर, या उपकर, या उत्पादन कर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्ट टैक्स? देखिए, टैक्स आपके दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। ये बातें आपको पता ही होंगी। डायरेक्ट टैक्स को आप दूसरे पर ट्रांसफर नहीं कर सकते, आपको ही देना पड़ेगा। दूसरे पर इसको नहीं हस्तांतरित कर सकते हैं। आपका टैक्स आपको ही देना है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में दूसरे को भी इसका जो दायित्व है वो दूसरों को भी हस्तांतरित किया जा सकता है। तो फर्स्ट यहाँ पर पूछा है प्रत्यक्ष कर नहीं है। तो देखिए, इनकम टैक्स, अगर बात करें इनकम टैक्स, तो इसको आप देखेंगे कि ये क्या होता है, जिसकी इनकम होती है उसी पर लगाया जाता है। ये किसी दूसरे पर इसका भार किसी दूसरे पर नहीं ट्रांसफर किया जा सकता है। और इसी तरह से अगर देखें संपत्ति कर, संपत्ति जिसकी भी है, संपत्ति जिसकी भी है उसी पर ये कर लगेगा, दूसरे पर ये ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। गिफ्ट टैक्स जो भी है, जो दे रहा है, जो भी जिसका भी गिफ्ट है उस पर ही लगेगा, दूसरे पर किसी पर ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। लेकिन जो उत्पादन कर है, जो आपका प्रोडक्शन है, इसमें क्या है, प्रोडक्शन टैक्स में क्या है, जो बना रहा है उस पर नहीं लग रहा। दूसरा, आगे जो बेच रहा है, तो जैसे आपने जीएसटी देखा है, जैसे आपने जीएसटी देखा है, जीएसटी में क्या है, जीएसटी में जो बना रहा है गुड्स को, उसको नहीं देना पड़ता टैक्स। वैसे वो टैक्स पे करता है, बट वो उसको आगे एडजस्टेड कर लेता है। वो इनपुट जब वो पे करता है तो इनपुट जीएसटी होती है, लेकिन फिर वो जब उसकी आउटपुट जीएसटी होती है उसमें से एडजस्ट कर लेता है, और जो बचता है उसको गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा कर देता है। फाइनली क्या होता है, जो भी कंजप्शन करता है गुड्स का या सर्विस का, जो भी कंज्यूमर होता है उसी को ये वहन करनी पड़ती है फाइनली। तो प्रोडक्शन कर जो है ये किस में आ जाएगा आपके, ये आपके अप्रत्यक्ष कर में आएगा, ये प्रत्यक्ष कर में नहीं आता है। इसकी थोड़ी सी थ्योरी देख लीजिए। प्रत्यक्ष कर ऐसे कर होते हैं जिनका प्रभाव एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसका प्रभाव या इसका जो भार है, वो भार केवल वही व्यक्ति वहन करेगा जिस पर ये लगाया जा रहा है। प्रत्यक्ष कर उसी व्यक्ति पर वहन किया जाता है जिस पर यह कर लगाया जाता है, जैसे आयकर, संपत्ति कर, उपहार आदि। लेकिन अप्रत्यक्ष कर ऐसे कर होते हैं जिन्हें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर स्थानांतरित किया जा सकता है, जैसे उत्पादन, बिक्री कर, जीएसटी आदि। ठीक है, देखिए यहाँ जीएसटी का भी जिक्र है, आप याद रखें जीएसटी भी क्या है आपका, जीएसटी आपका इनडायरेक्ट टैक्स में आता है, मतलब अप्रत्यक्ष कर में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर मान्य नहीं है नियत पर, या योजना पर, बचाव पर, या प्रबंधन पर। तो किस पर? देखिए, नियत नहीं, इसको हम उपवचना कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अब सही होगा ये अपवंचना हो सकता है। ठीक है, तो करेक्ट क्या होगा? अपवंचना। ठीक है, इसको नियत को यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, अपवंचना। तो कर उपवंचना मान्य नहीं होता है, या कर योजना मान्य नहीं होती है, या कर बचाव मान्य नहीं होता है, या कर प्रबंधन मान्य नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पर एक कर अपवंचना सीधा सीधा क्या होता है, कर की चोरी होती है, कर की चोरी होती है। ठीक है, और योजना, देखिए योजना तो टैक्स की बनाई जाती है, ये तो मान्य है, वैलिड है, सही बात है। टैक्स का बचाव भी किया जाता है, कौन से कानून को ध्यान में रखते हुए, मतलब आपका वैधानिक रूप से अगर आप अपने टैक्स का बचाव कर रहे हैं वो भी मान्य होगा, वो भी ठीक है। टैक्स का आप प्रबंध करके चल रहे हैं, टैक्स किस तरह से देना है, कब फाइल करनी है, कितनी फाइल करनी है, कितनी कैसे कैसे हमें इस पर कर का बचाव करना है, वो कर प्रबंधन में आ जाएगा, ये भी सही है। तो जो पहला है आइजन, यही आपका अपवंचना मान्य नहीं होता है, कर की चोरी। इसकी थोड़ी थ्योरी देख लेते हैं। देखिए, कर चोरी
बताया गया है कर चोरी मतलब टैक्स evasion is a situation when a person or organization knowingly does any legal act with the illegal act, लीगल नहीं illegal act करता है with the intention of saving tax। इन अवैधानिक तरीके से आप टैक्स को बचा रहे हैं तो उसको बोलते हैं कर की चोरी। सच पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन फाउंड involved in such activity have to undergo criminal liability। All other are the exempted from the income tax। इसको छोड़कर किसको फर्स्ट को छोड़कर कर चोरी वह स्थिति है जब कोई व्यक्ति या संगठन कर बचाने के इरादे से जानबूझकर कोई अवैध कार्य करता है। ऐसा व्यक्ति या संगठन जो ऐसी गतिविधियों में शामिल हो पाया जाता है उन्हें आपराधिक गत- दायित्व से गुजरना पड़ता है। जो भी उन पर जुर्माना या हर्जाना लगाना पड़ता है वो भी उनको देना पड़ता है अगर कोई क्या करता है वंचना करता है। अन्य सभी कर से छूट मिलती है मैनेजमेंट हो या आपका प्लानिंग हो या प्लानिंग के साथ साथ आपका आपका क्या हो साथ में चाहे आपका बचाव हो। ठीक है सभी इसमें ये छूट है लेकिन अपवंचना में कोई भी इसको स्वीकार नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आयकर अधिनियम द्वारा परिभाषित शब्दावली के अनुसार जिस वर्ष में आय अर्जित हुई है कमाई गई है की जाती है अर्जित की जाती है उसे क्या कहा जाता है और जिस वर्ष आयकर आयकर योग्य होता है उसे क्या कहा जाता है। आयकर योग्य होती है उसे क्या कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर दिए हुए हैं पिछला वर्ष, कर निर्धारण वर्ष या कर निर्धारण वर्ष, पिछला वर्ष या पिछला वर्ष, कर योग्य वर्ष या वित्तीय वर्ष, कर निर्धारण वर्ष या कर निर्धारण वर्ष या कर योग्य वर्ष। तो ये होता है आपका पिछला वर्ष। क्या हो जाता है पिछला वर्ष। और इंग्लिश में आप देखेंगे तो और भी इजी होगा प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर कौन सा होता है वो ईयर होता है जिसमें इनकम अर्जित की गई है आय की गई है अर्जित इनकम को अर्न किया गया है। और असाइनमेंट ईयर होता है जिस ईयर में टैक्स लगाया जा रहा है। जैसे अब कौन सी ईयर चल रही है अब चल रही है 2025 2025 और 2025 का अप्रैल शुरू हो गया है तो 2025-26। ठीक है ये कौन सी होगी आपकी ये होगी आपकी प्रीवियस ईयर होगी क्योंकि इस पर जो टैक्स अप्लाई होगा वो कब होगा 2026-27 में। तो 27 क्या हो जाएगी इसकी असाइनमेंट ईयर हो जाएगी या जिस ईयर आपकी करंट ईयर हो जाएगी जिस ईयर टैक्स लगाया जाएगा लेकिन कौन सी इनकम पर लगाया जाएगा जो आपकी यहाँ पर अर्न की गई है क्योंकि आपकी असाइनमेंट ईयर 1 अप्रैल से शुरू होती है और 31 मार्च तक पूरी होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। तो क्या कहा गया है यहाँ पर वह वर्ष जिसमें आय अर्जित की जाती है और पिछला वर्ष प्रीवियस ईयर तथा जिस वर्ष आयकर योग्य होती है आयकर योग्य होती है उसे निर्धारण वर्ष या तो क्या कहेंगे निर्धारण वर्ष कहेंगे या उसको असाइनमेंट ईयर कहा जाता है। पिछला वर्ष 12 महीने का ठीक है ये कब क्या होता है 12 महीने का होता है जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है। उसी वर्ष आय अर्जित की जाती है तथा इससे वित्तीय वर्ष भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं वित्तीय वर्ष भी कहते हैं 1 अप्रैल से 31 मार्च तक वाले ईयर को। इसके ठीक अगला वर्ष जो भी होगा 1 अप्रैल से 31 मार्च वो निर्धारण वर्ष कहलाएगा। ठीक है वो निर्धारण वर्ष कहलाएगा। वैसे ये कॉन्सेप्ट अब जो टैक्स इनकम टैक्स जो आया आपका 2025 जो कि अभी नहीं आपको वो आपको अगर आपके एग्जाम अगर आपके एग्जाम 2026 के बाद होते हैं ठीक है तो उसमें आपको नया टैक्स लर्न करना पड़ेगा अभी तो आपको ये ही लर्न करना पड़ेगा। ठीक है इनकम टैक्स 2025 वो 1 अप्रैल 2006 से लागू हो। ठीक है कब से लागू होगा 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। इसका मतलब अब जो एग्जाम आपके 1 अप्रैल 2027 के बाद होने वाले अब से मैं इसको लिख देता हूँ जो आपके एग्जाम है 1 अप्रैल 2027। लो तो यहाँ इसको ये लिख दिया है मैंने
इसके बाद होने वाले जो एग्जाम होंगे वहां पर आपको इनकम टैक्स 2025 तैयार करना है। इनकम टैक्स 2025 तैयार करना पड़ेगा, अभी नहीं। अभी आपको यही पढ़ना है जो इनकम टैक्स आपका चल रहा है। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि नए नए बदलाव आ रहे हैं, उन बदलाव को आपको नहीं देखना है। आगे बढ़ते हैं। आयकर अधिनियम की धारा 288 के अनुसार कर योग्य आय को निकटतम गुणांकों में पूर्णांकित किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा, जो इनकम आ जाती है आपकी, जैसे 25.6666 या 7, तो कहाँ तक इसको लिया जाता है? रुपये के पैसे वाले में, या ऐसा होता है जैसे आपका 69 आ रहा है तो आप इसको 70 मान लेंगे, या आपका 9,999 आ रहा है तो इसको आप 1000 मान लेंगे। तो इस तरह से पूछा गया है कि बताइए, धारा 288 के अनुसार कर योग्य आय को निकटतम गुणांकों में गुणांकित किया जाता है। रुपये के पैसे वाले भाग के लिए 1 रुपये तक कर लिया जाता है, या निकटतम विभाज्य संख्या के लिए 5 तक, या निकटतम विभाज्य संख्या के लिए ₹10 तक, या निकटतम विभाज्य संख्या के लिए 50 तक, या निकटतम विभाज्य संख्या के लिए 100 तक। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, मतलब 10 रुपये तक ये कर दिया जाता है। ऑप्शन आपका सॉरी, ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा यहाँ? ऑप्शन आपका सी सही होगा, 10 रुपये तक। ठीक है, 10 रुपये के लमसम में इसको मान लिया जाता है। नेक्स्ट को इसकी एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। ठीक है, तो धारा देख लीजिए इसकी, यहाँ पर बताई गई कि धारा 288 ए के अनुसार कर योग्य आय को निकटतम गुणांक में 10 के गुणांक में, निकटतम 10 के गुणांक में पूर्णांकित किया जाता है। कुल आय की गणना करने के बाद धारा 30 के प्रावधान को लागू लागू करने के बाद शुद्ध आय को निकटतम गुणांक में पूर्णांकित किया जाता है। धारा 30 भी इसके बारे में याद रखना है कि धारा 30 भी इससे रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आयकर अधिनियम की धारा 231 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे व्यक्ति के रूप में शामिल नहीं किया गया है? पूछ रहा कि व्यक्ति आप किसको नहीं मानेंगे, ये पूछा गया है। एक व्यक्ति जो एनआरआई हो, या एक हिंदू अविभाजित परिवार, या व्यक्तियों का संघ, व्यक्तियों का निकाय, चाहे निगमित हो या ना हो, इनकॉर्पोरेटेड हो चाहे ना हो, या एक कंपनी, या एक स्थानीय प्राधिकरण, या कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति। तो सही आंसर होगा आप एक व्यक्ति जो कि क्या है, एनआरआई है। ठीक है, जो एनआरआई है उसको एक व्यक्ति के रूप में शामिल नहीं किया जाता है। इस धारा के आयकर अधिनियम की धारा 2 और 31 के अनुसार जो व्यक्ति के रूप में शामिल नहीं किया जाएगा वो होगा एनआरआई। कौन होगा वो? एनआरआई होगा, जिसको आप व्यक्ति के रूप में शामिल नहीं करेंगे। बाकी हिंदू अविभाजित परिवार, व्यक्तियों का संघ हो, व्यक्ति निकाय हो, चाहे निगमित हो या नहीं हो, बस वो क्या है, भारत में रह रहा हो और बेसिक शर्तें और मूल मेन आपकी जो कंडीशंस है उसको पूरा कर रहा हो। कंपनी हो, वो भी क्या होगी, व्यक्ति ही मानी जाती है। और आपकी कोई भी स्थानीय निकाय है या प्राधिकरण है उसको भी क्या माना जाता है, उसको आपका व्यक्ति माना जाता है। बस एनआरआई है जिसको यहाँ माना नहीं गया है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा। आगे यहाँ पर देख लेते हैं। और ये है आयकर अधिनियम धारा 231। ठीक है, ये शुरू में बता ही दिया। 231, आगे बढ़ते हैं। सामान्य निवास वह है जो निम्न का पालन करता हो। सामान्य निवासी, तो सामान्य निवासी किसको कहेंगे? निवासी, अनिवासी। ठीक है, ये आपने लर्न किए हैं। तो देखिए यहाँ पर सामान्य निवासी के लिए मैं एक काम करता हूँ, बहुत ही बेहतरीन आपको एक चार्ट से समझा देता हूँ इस चीज को, और आपको वो याद भी रहेगी। ठीक है, तो हमें यहाँ पर जो बात करनी है वो देखनी है निवास स्थान। क्या देखना है हमें? निवास स्थान। इस चार्ट से सब क्लियर हो जाएगा। निवास स्थान की यहाँ हम बात करेंगे।
निवास स्थान। अगर निवास स्थान पर देखें तो ये दो तरह के यहाँ पर हमारे दो तरह के प्रश्न हो सकते हैं। एक हो सकता है हमारा यहाँ पर निवासी, एक हो सकता है निवासी। चेंज कर लेते हैं कलर को। एक हो सकता है हमारा यहाँ पर कौन, निवासी हो सकता है, ठीक है। और दूसरा कौन सा हो सकता है, अनिवासी हो सकता है। दूसरा हो सकता है अनिवासी। देखिए जो अनिवासी है उसका तो बात ही खत्म, वो तो निवासी होगा ही नहीं, ठीक है, वो तो अनिवासी हो गया। लेकिन ये जो है आपका निवासी, ये दो तरह का हो सकता है। ये दो तरह का कैसे हो सकते हैं, इनको भी दो जगह कैसे बांट सकते हैं। साधारण निवासी हो सकता है, एक तो हो सकता है साधारण निवासी, साधारण, एक तो हो सकता है साधारण निवासी, और दूसरा हो सकता है असाधारण निवासी। असाधारण, असाधारण निवासी, ये दो तरह के हो सकते हैं, ठीक है, साधारण निवासी और असाधारण निवासी। अब यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ निवासी और अनिवासी के बारे में जो दी हुई है वो जो आयकर अधिनियम है उसकी शर्तें दी हुई हैं। आयकर अधिनियम की कुछ शर्तें दी हुई हैं, वो कौन-कौन सी शर्तें हैं, वो आपको याद रखना है। देखिए एक जो धारा है यहाँ पर वो है 6(1), ठीक है, 6 सबसेक्शन, सेक्शन 6 और सबसेक्शन 1, और एक यहाँ पर दी हुई है 6 और आपकी 6, ठीक है। अब 6 में जो दी हुई हैं शर्तें, इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं आधार शर्तें। इनको क्या बोल देते हैं, आधार शर्त इनको बोल देते हैं। आधार, आधार शर्तें इनको बोलते हैं, ठीक है। और ये जो है इनको बोलते हैं अतिरिक्त शर्तें, जो इसमें दी हुई हैं 6-6 में, अतिरिक्त, अतिरिक्त शर्तें, आप इनको नोट करते रहना, अतिरिक्त शर्तें दी हुई हैं। अब देखिए यहाँ पर जो आधार शर्तें हैं ये हैं आपकी दो। आधार शर्तें कितनी है, दो शर्तें हैं आधार। तो ये आधार शर्तें कौन कौन सी हैं उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। आधार शर्तें 1, 1 क्या है, तो 1 में ये कहा गया है, जो आधार शर्त है कि वह गत वर्ष में कुल मिलाकर 182 दिन या अधिक दिन के लिए भारत में रहा हो। जिस व्यक्ति को आप क्या कह रहे हैं, निवासी कहने जा रहे हैं, वह, उसके बारे में लिखा हुआ है कि गत वर्ष वह गत वर्ष वह गत वर्ष में कुल मिलाकर वह गत वर्ष में कुल मिलाकर गत वर्ष में कुल मिलाकर मिलाकर 182 दिन 182 दिन भारत में रहा हो, या इससे अधिक, 182 दिन या इससे अधिक, या इससे अधिक दिन भारत में रहा हो, भारत में रहा हो, पहली बात, ठीक है। दूसरा इसमें क्या होगा, दूसरी शर्त क्या है इसकी, आधार शर्त की बात कर रहा हूं मैं। दूसरी आधार शर्त है कि वह गत वर्ष से पूर्व वह गत वर्ष से पूर्व वह गत वर्ष से पूर्व। अब गत वर्ष की बात नहीं करें, गत वर्ष में तो 182 दिन देखने हैं, और गत वर्ष से अगर पूर्व की बात करें तो गत वर्ष से पूर्व मतलब पूर्व 4 वर्षों में, पूर्व 4 वर्षों में, पूर्व 4 वर्षों में, वो पूर्व 4 वर्षों में कम से कम, कम से कम, कम से कम 4 वर्ष जो पहले हैं, गत वर्ष से पहले के जो 4 वर्ष हैं, कम से कम 365 दिन भारत में रहा हो, 365 दिन भारत में रहा हो, भारत में रहा हो, भारत में रहा हो, ठीक है, भारत में रहा हो। और उसके साथ-साथ भी ये तो हो गए, पिछले साल से भी उससे पहले 4 साल थी उसमें 365 दिन रहा हो। लेकिन यहाँ पिछली साल भी साथ-साथ रखनी है इसके साथ, तथा भी है इसके साथ, मतलब इसके साथ-साथ ये भी है कि गत वर्ष में वह गत वर्ष की भी बात फिर भी रहेगी, गत वर्ष को नहीं छोड़ना। गत वर्ष में गत वर्ष में
कम से कम गत वर्ष में से कम कम से कम गत वर्ष में कम से कम 60 दिन, गत वर्ष में कम से कम 60 दिन विशेष परिस्थितियों को छोड़कर भारत में रहा हो, भारत में रहा हो। तो ये होती हैं आपकी निवासी बनने के लिए शर्तें। ठीक है, ये क्या कहा गया है? देखिए, अगर यहाँ पर बात करें कि आपको अगर किसी को कहना है कि वो साधारण निवासी है, तो उसके लिए उसे 6 एक 6 एक की 2 आधार शर्तों में से कोई सी एक, अब इन दोनों में से कोई सी एक शर्त पूरी करनी होगी। ठीक है? इन दोनों शर्तों में से निवासी होने के लिए क्या करना पड़ेगा? कोई एक शर्त पूरी करनी ज़रूर पड़ेगी। ठीक है? ये होगी आपकी आधार शर्त। ठीक है? इन दोनों में से एक ना एक शर्त पूरी करनी पड़ेगी। ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है कि एक शर्त पूरी ज़रूर करनी पड़ेगी। ठीक है? एक शर्त पूरी ज़रूर करनी पड़ेगी। कौन-सी? जो आपकी आधार शर्तें हैं, इनमें से एक शर्त पूरी करनी पड़ेगी। ठीक है? आधार शर्तों में से। और दूसरा क्या है? अब इसके साथ-साथ कुछ अतिरिक्त शर्तें हैं। देखिए, अतिरिक्त शर्तें के लिए कब काम आती है? ये देखिए, इसमें 2 बातें हुई हैं यहाँ। एक कहा गया है निवासी और एक कहा गया है अनिवासी। एक कहा गया है आपका निवासी और एक कहा गया है आपका अनिवासी। तो बात निवासी की हो रही है। निवासी होने के लिए निवासी होने के लिए इनमें से कोई-सी एक शर्त इनमें से कोई सी एक शर्त। तो बात करेंगे अब यहाँ निवासी, तो इसके लिए कहाँ पर लिख लेते हैं? हम निवासी की जगह लिख लेते हैं आधार शर्त। आधार शर्तों में से आधार शर्तों में से कोई एक कोई एक, दोनों शर्तें पूरी हों, बड़ी अच्छी बात है। कोई एक शर्त पूरी करनी पड़ेगी, ठीक है? और इसके साथ-साथ अतिरिक्त दोनों शर्तें पूरी करनी पड़ेंगी। दोनों शर्तें, ठीक है? इसका मतलब क्या हो गया कि जो आपकी 6A में है, इसमें से तो कोई एक और ये दोनों, ये वाली क्या है? दोनों। लेकिन अगर असाधारण निवासी की बात करें, असाधारण निवासी कौन होगा? निवासी तो होगा वो, मतलब इन दोनों शर्तों में से तो पूरी कर रहा होगा, लेकिन ये जो आपकी अतिरिक्त शर्तें हैं, इनको पूरी नहीं करेगा, तो असाधारण निवासी होगा। मतलब मैंने 2 जगह बताया आपको शुरू में ही क्या कहा था मैंने? मैंने शुरू में ही आपसे कहा कि देखिए, उसको या तो निवासी में बाँटेंगे या अनिवासी में। निवासी कौन-सा होगा? कि जो आधार शर्तें हैं, उनमें से कम एक शर्त पूरा करे और अतिरिक्त शर्तें दोनों पूरी करेगा। ठीक है? और यहाँ पर अनिवासी में क्या है? अनिवासी में यदि वह दोनों शर्तों में से कोई सी भी नहीं, आधार शर्तें जो हैं, जो आपकी आधार शर्तें हैं, आधार शर्तों में से कोई भी नहीं, यहाँ कोई भी पूरी नहीं करेगा, कोई भी नहीं। चाहे वह अतिरिक्त दोनों शर्तें पूरी करे, चाहे चाहे वह चाहे वह अतिरिक्त दोनों शर्तें अतिरिक्त 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 कहाँ मिलेंगी? 6 ये मिलेंगी 6 में। किसमें मिलेंगे? 6 में। चाहे वह 6 की चाहे वह 6 की दोनों शर्तें पूरी करे, दोनों शर्तें पूरी करे। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो आधार शर्त है, ये पूरी करनी ज़रूरी होती है निवासी होने के लिए। अनिवासी तो वो होगा कि जो अ, आधार वर्ष में से एक भी पूरी नहीं कर रहा, ये मैटर नहीं करता। फिर उसकी जो अतिरिक्त शर्त है, उसको नहीं देखना, बस क्या देखना था? आधार शर्त देखना था। अगर पूरी कर रहा है, ठीक है, नहीं कर रहा, एक भी पूरी नहीं कर रहा, तो वो अनिवासी होगा, निवासी नहीं होगा। लेकिन जब आप निवासी में पहुँचेंगे, जो कि एक बंदा ऐसा है जो कि आपकी साधारण शर्त को पूरी कर रहा जो कि आपकी आधार वर्ष को पूरी कर रहा है, आधार शर्त को एक शर्त को पूरी कर रहा है दोनों को, तो वो तो निवासी तो है।
फिर अनिवासी साधारण या असाधारण किस पर डिपेंड करेंगे? ये डिपेंड करेंगे अतिरिक्त शर्त पर। अतिरिक्त शर्त अगर फॉलो कर रहा है तो साधारण निवासी, और अतिरिक्त अतिरिक्त शर्त फॉलो नहीं कर रहा तो वो असाधारण निवासी होगा। ठीक है? तो इसी के आधार पर अब आपकी जो बातें रह गईं, वो क्या था? वो था कि आखिर अतिरिक्त शर्तें कौन-सी हैं? तो अतिरिक्त शर्तें हैं कि 10 साल में कम से कम 2 वर्ष भारत में रहा हो। पिछले गत वर्ष से तुरंत पूर्व के 10 साल। गत वर्ष को छोड़ दो, इनको भी लिख दूँ? इनको अतिरिक्त शर्तों को भी मैं लिख देता हूँ, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये भी। अतिरिक्त शर्तें, अतिरिक्त शर्तें। ये अतिरिक्त शर्तें कहाँ पर दी हुई हैं? ये दी हुई हैं 6(6) में। धारा 6(6) में दी हुई है। तो इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है, पहले क्या है? वह संबंधित जिस वर्ष की बात हो रही है से गत वर्ष से तुरंत पहले, वह गत वर्ष से तुरंत पहले, गत वर्ष से तुरंत पहले, पहले के 10 वर्षों में, 10 वर्षों में, 10 वर्षों में कम से कम, कम से कम, कम से कम 2 वर्ष, कम से कम 2 वर्ष भारत में रहा हो, कम से कम 2 वर्ष भारत में रहा हो, 2 वर्ष भारत में रहा हो, रहा हो एक शर्त। और दूसरी इसकी अतिरिक्त शर्तों में क्या होगी? दूसरी होगी कि वह गत वर्ष से पूर्व, वह गत वर्ष से पूर्व, गत वर्ष से पूर्व, वह गत वर्ष से पूर्व 7 वर्षों में, गत वर्ष से पूर्व जो 7 वर्षों में कुल मिलाकर, कुल मिलाकर, कुल मिलाकर कम से कम 730 दिन, कम से कम 730 दिन, 730 दिन, 730 दिन भारत में रहा हो, भारत में रहा हो। तो ये हो जाएंगी अतिरिक्त शर्त। अब एक बार रिवीजन देख लेते हैं। देखिए, आपके जो निवास स्थान है दो तरह का हो सकता है, निवासी, अनिवासी। निवासी वह होगा जो 6(a) को, 6 धारा 6(1) को फॉलो कर रहा है, कोई सी भी एक शर्त, आधार व शर्त कोई सी एक पूरा कर रहा है। ठीक है, वो होगा निवासी। आगे बात नहीं हुई, अतिरिक्त शर्तों की बात नहीं हुई है। अतिरिक्त शर्त तो जरूरी नहीं है वो पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा। और अनिवासी कौन सा होगा? जो आधार शर्त में से एक भी पूरी नहीं कर रहा। बात है आधार शर्त पूरी होनी चाहिए निवासी होने के लिए, कोई सी भी एक शर्त पूरी होनी चाहिए आधार शर्त। अगर आप आधार शर्त फॉलो कर रहे हो तो आप निवासी हो, आधार शर्त फॉलो नहीं करे तो आप अनिवासी हो। और निवासी में भी यदि आपको साधारण निवासी होना है तो इसके लिए आपको साधारण आधार वर्षों के साथ साथ आपको अतिरिक्त शर्तों में से भी कोई सी एक फॉलो करनी पड़ेगी या दोनों फॉलो करनी पड़ेंगी। और अगर आप दोनों में से कोई सी भी फॉलो नहीं कर रहे हो तो आप असाधारण निवासी होगे। अब अपना क्वेश्चन देखिए और आंसर दीजिए। सामान्य निवासी मतलब ऑर्डिनरी, पहला वाला पूछ रहा है। तो इसमें से बुनियादी, बुनियादी मतलब आधार वर्ष, और अतिरिक्त शर्तें पूरी होनी चाहिए। तो देखो उसमें क्या कहा गया था कि क्या बुनियादी शर्तें पूरी होनी चाहिए ऑर्डिनरी के लिए, और साथ में अतिरिक्त दोनों शर्तें भी हैं। ठीक है, केवल बुनियादी शर्तें पूरी होनी चाहिए, वो तो निवासी के लिए होती। केवल अतिरिक्त शर्तें पूरी होनी चाहिए, ऐसा कुछ है ही ना। अतिरिक्त पूरी करोगे तो वो तो अनिवासी होगा। तो आंसर क्या सही हो जाएगा आपका? आंसर आपका पहला ही सही हो जाएगा। यहाँ पर पहला मतलब बुनियादी शर्तें और अतिरिक्त शर्तें दोनों पूरा कर रहा हो तभी सामान्य निवासी होगा। ये बात किसकी कर रहे हैं यहाँ? निवासी में जो आपने साधारण निवासी देखा था, साधारण निवासी देखा था और असाधारण निवासी देखा था। ठीक है, तो उसमें पूछ रहे हैं साधारण निवासी जो है उसमें क्या होगा? आधार शर्त भी पूरी करनी पड़ेगी और अतिरिक्त शर्त भी पूरी करनी पड़ेंगी तभी साधारण निवासी होगा। असाधारण निवासी में क्या होगा? आधार शर्त तो, आधार शर्त तो यहाँ भी पूरी करनी है, लेकिन अतिरिक्त करो या मत करो
तो आप असाधारण निवासी होंगे। और अनिवासी में क्या था, इसमें वो बंदा आएगा जो आपका फॉलो नहीं कर रहा आधार वर्ष को। यहाँ आधार वर्ष है ही नहीं अनिवासी में। आंसर आपका ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में आयकर अधिनियम किस तारीख से लागू हुआ? तो देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी। जो ये पास हुआ था, एक्ट पास हुआ था, वो 1 अप्रैल 1961 में पास हुआ था। लेकिन जो ये लागू हुआ था, ये हुआ था 1 अप्रैल 1962 में ये लागू हुआ था। ये आपको याद रखना है। देखिए इसका इतिहास तो बहुत पुराना है। स्वतंत्रता से पहले भी आयकर था, बाद में भी था। लेकिन जो वर्तमान हमारा आयकर अधिनियम की बात हो रही है भारत में, वो क्या है आपका 1 अप्रैल 1961 को ये कानून आया। लेकिन ये जो लागू हुआ था, ये लागू हुआ था, यहाँ लागू होने की बात कर रहा है। ठीक है, कब बना ये नहीं, बना तो था आपका 1 अप्रैल 1961 में। लेकिन लागू कब हुआ, ये लागू करने की बात करें, इन फोर्स हुआ, जब इन फोर्स हुआ तो उसकी बात करें, तो इन फोर्स को आपको याद रखना, वो आपका 1 अप्रैल 62 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीटीसी, तो डीटीसी की बात हो रही है, डीटीसी, तो इसको दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन मत सोच जाना। डीटीसी की बात हो रही है, तो डीटीसी को पूछा है ये किससे रिलेटेड होता है? टैक्स से रिलेटेड होता है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड होता है, पेपर से रिलेटेड होता है, या बैंक से रिलेटेड होता है? तो ये रिलेटेड होता है आपका टैक्स से। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये किससे होता है? टैक्स से। डीटीएस का फुल फॉर्म क्या है? डायरेक्ट टैक्स कोड। क्या है? डायरेक्ट टैक्स कोड। डायरेक्ट टैक्स कोड, इसको क्या बोलते हैं? डीटीसी is the direct tax law that provides for the representative of individual associates and other institutions under the Income Tax Act 1990 1961। तो ये क्या है? ये प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान करता है। ये क्या है? प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान करता है। वो भी किसके लिए? आयकर अधिनियम 1961 के तहत व्यक्तियों, सहयोगियों और अन्य संस्थानों के लिए। ठीक है, उनके लिए उनका जो वो अपना एक डीटीसी बना लेते हैं, मतलब डायरेक्ट टैक्स कोड, तो उनको ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और ये किससे रिलेटेड होता है? टैक्स से रिलेटेड होता है। तो इसमें एक बात और भी है कि ये जो आपका डीटीएस है, डायरेक्ट टैक्स कोड जो है, ये 1961 के अनुसार ही जो इसका उद्देश्य था वो था छूट और कटौतियों को कम करके टैक्स सिस्टम को आसान बनाना। मतलब टैक्स सिस्टम को आसान बनाना। तो इसका उद्देश्य भी लिख लेते हैं। डीटीसी का उद्देश्य, डीटीसी का उद्देश्य क्या है? डीटीसी का उद्देश्य है इनका क्या है इसका उद्देश्य? छूट और कटौतियों को कम करके, छूट और कटौतियों को कम करके, तो छूट एवं कटौतियों को कम करके, छूट एवं कटौतियों को कम करके, कम करके, छूट एवं कटौतियों को कम करके टैक्स सिस्टम को आसान बनाना। टैक्स सिस्टम को, टैक्स सिस्टम को आसान बनाना है, बनाना है। ठीक है, टैक्स सिस्टम को आसान बनाना है, ये है इसका उद्देश्य किसका? डीटीसी का। तो करेक्ट आंसर आपका क्या था? ए था। ये टैक्स से संबंधित है। डीटीएस क्या करता है? ये करता है आपकी जो छूट, काफी छूट दी हुई है, कटौतियां दी हुई हैं, उनको कम करके टैक्स को आसान बना देता है। मतलब ये एक प्रोविजन है। क्या है? ये एक प्रोविजन है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेतन से आय में शामिल है। वेतन, भत्ता, अनुलाभ, या ये सभी? सैलरी, अलाउंस, प्रीक्वेस्टिक, या ऑल ऑफ दीज? तो क्या होगा सही आंसर? करेक्ट होगा आपका ऑल ऑफ दीज। ये सभी वेतन में ही आ जाते हैं क्योंकि ये वेतन के ही भाग हैं। तो यहाँ पर ये तो ठीक ही है कि वेतन
वेतन में क्या क्या शामिल होता है? वेतन, भत्ता, अनुलाभ, मतलब ये तीनों शामिल होते हैं। लेकिन इससे भी जरूरी आपका हो जाता होता है कि आपके जो आय के 5 शीर्ष हैं वो क्या क्या हैं। तो वो शीर्ष क्या हैं? देखिए, पहला शीर्ष होता है जिसके अंतर्गत टैक्स को कैलकुलेट किया जाता है। देखिए, पहला है आपका वेतन से आय, दूसरा है गृह संपत्ति से आय, तीसरा है आपका व्यापार, पैसा या लाभ और प्राप्ति से आय। तो याद रखना, वेतन, गृह, व्यापार और फिर आता है आपका पूंजीगत लाभ से आय और अन्य स्रोतों से आय। और आपको ये सीक्वेंस भी याद रखनी है, क्योंकि सीक्वेंस भी आपसे पूछ लेता है कि सही सीक्वेंस में कौन से हैं। तो ये हेड भी आपको सही याद रखने हैं। और थोड़ा सा इनको जूम करके देख लेते हैं, ताकि ये भी आपको और भी क्लियरिटी से दिख जाए। जूम कर लेते हैं, देखिए। तो ये आपके इंग्लिश में भी आ जाएंगे। सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन ऑफ द बिजनेस ऑफ और प्रोफेशन, कैपिटल गेन्स और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो ये आपको याद रखने हैं। देखिए, इसमें सैलरी में दिया हुआ है इंक्लूड बेसिक सैलरी, अलोवेंस और प्रीक्वेस्टिक्स और बोनसेस। तो ये सब यहाँ पर आ जाते हैं। यही क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ था और इससे ये क्लियर भी हो रहा है। ठीक है, तो ये आप अच्छे से इनको याद कर लें। ठीक है, ये पांचों आपको हेडिंग याद होने चाहिए और इसी क्रम में ये याद भी होने चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इनके क्रम भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका आयकर एक सेल्स टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है। तो सही आंसर क्या होगा? तो ये होता है आपका डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, प्रत्यक्ष कर होता है, क्योंकि इसको दूसरे किसी पर्सन पर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। जिसकी इनकम है, जिस पर ये अप्लाई हुआ है, उसी को ये पे करना भी पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एडीएन नियम 1953 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है कर छूट से संबंधित है, आवासीय स्थिति से संबंधित है, दोहरे कराधान से राहत देता है, या कॉपीराइट इकाई का मूल्यांकन करता है। एडियन रूल 1953 इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? टैक्स एक्सेप्शन, रेजिडेंशियल स्टेटस, डबल टैक्स रिलीफ, असाइनमेंट ऑफ कॉपरेशन रिलीफ। दोहरा दोहरा कराधान से राहत से ये संबंधित है। इसको थोड़ा देख लेते हैं। एडीएन एडीएन 1953 में दोहरा कराधान राहत का उल्लेख करता है। आयकर अधिनियम 1922 की धारा 49 ए के तहत भारत सरकार ने मार्च 2013 में आयकर दोहरा कराधान राहत एडीएन नियम 1953 नामक अधिसूचना जारी करी। जो जो दोहरा कराधान है, दोहरा डबल डबल कर लग जाता है, उसको ये रोकता है, उसको ये निषेध करता है। नेक्स्ट देखते हैं। मैच करना है आपको। दो दिए गए हैं, सेक्शन दिए हुए हैं और आपको इनको मैच करना है। देखिए, फर्स्ट से ही आपका, अगर आपने अभी पिछले क्वेश्चन ध्यान से देखे थे, तो ये तो यहीं से ही क्लियर हो जाएगा। 6A और 6 क्या था? ये तो था बेसिक शर्तें। 6 में ये थी आपकी अतिरिक्त शर्तें। किसकी थी? ये थी आपके निवासी की, मतलब रेजिडेंस की। तो ये यहाँ पर पहला ही इससे हो गया मैच। देखिए, कितना काम आसान कर दिया है इसने। इसने इतना काम आसान कर दिया कि पहला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। एक ऑप्शन तो इसने यहां से ये कट करा दिया है कि ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। 10AA, 10AA, 10AA किससे संबंधित होता है? ये होता है लीव सैलरी से। किससे होता है? लीव सैलरी, मतलब अवकाश वेतन। अवकाश वेतन। तो ये अवकाश वेतन से संबंधित होता है। 10 10 का फर्स्ट जो होता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये होता है आपका एग्रीकल्चर इनकम, कृषि से संबंधित आय से संबंधित होते हैं ये सेक्शन। और जो बचा अब आपका, वो किससे हो जाएगा? 10(5) ये हो जाएगा अवकाश यातायात, मतलब लीव
लीव ट्रेवल कंसेशन। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। याद रखना 6(1) क्या है? निवास स्थान। 10(a) क्या है? सैलरी, अवकाश। और आपका 10(1) है आपका कृषि आय, और 10(5) है यहाँ पर आपका ये हो जाएगा आपका लीव ट्रेवल कंसेशन। नेक्स्ट देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये सीखा है, हिंदी था। आगे यहाँ सुगम को निम्न नामों से भी जाना जा सकता है। सुगम इज ऑल्सो नोन एज। सुगम को और किस नाम से जाना जाता है? तो सुगम को किस नाम से जाना जाता है? ITR फर्स्ट नाम से, ITR सेकंड, ITR थर्ड, ITR फोर्थ। तो ITR फोर्थ को सुगम नाम से भी जाना जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए ITR-4 फॉर्म को वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए NA रूप में जारी किया गया, जिसे सुगम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एक फॉर्म था ITR फॉर्म। ठीक है, इसको जारी किया गया जिसको सुगम भी कहा जाता है। यह किसी व्यक्ति का हिंदू अविभाजित परिवार पर लागू होती है, जिसे परिकलित कराधान योजना भाग 44AD या 44AE के तहत चुना गया है। ठीक है, चुना गया है। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? यहाँ बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ITR-4 से संबंधित है, और ये क्या है? ये है आपका सुगम। निम्नलिखित में से कौन सा सकल घरेलू उत्पाद मतलब GDP का प्रमुख घटक नहीं है? व्यक्तिगत उपभोग व्यय, सकल घरेलू निवेश, शुद्ध व्यक्तिगत आय, शुद्ध निर्यात। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट अ मेजर कंपोनेंट ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब GDP? पर्सनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ऑप्शन बी ग्रॉस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन सी नेट पर्सनल इनकम, और डी नेट एक्सपोर्ट। तो देखिए, यहाँ पर ये सभी मेजर कंपोनेंट्स हैं GDP के, बस एक को छोड़कर। तो वो कौन सा होगा? देखिए, ये भी मेजर कंपोनेंट है, और आपका ये भी मेजर कंपोनेंट है, और आपका साथ में नेट एक्सपोर्ट भी मेजर कंपोनेंट्स है। ये जब आप GDP लेते हैं तो इन सभी को आप इन्वॉल्व करते हैं, बट नेट पर्सनल इनकम जो है आप इसको इन्वॉल्व नहीं करते हैं, क्योंकि GDP में क्या शामिल होता है? GDP में टोटल देखा जाता है। क्या देखा जाता है? टोटल प्रोडक्शन देखा जाता है, टोटल प्रोडक्शन। ठीक है, इसमें ये नहीं है कि व्यक्तिगत रूप से या पर्सनल इनकम देखी जाती हो, उसको इंक्लूड नहीं करते हैं। तो ऑप्शन क्या सही होगा? सी। सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, इसको आयकर अधिनियम 1961 की निम्नलिखित धारा के अंतर्गत कृषि आय को आयकर से छूट दी गई है। तो कृषि आय को आयकर से छूट दी गई है 1961 इनकम टैक्स एक्ट 1961 की कौन सी धारा है? तो वो बताना है। 2(1)(a), 10(1), 10(2), 10(4). तो सही आंसर होगा आपका फर्स्ट, 2(1)(a). इसके अंतर्गत क्या है? इसके सॉरी, तो नहीं, इसका सही आंसर होगा, ये भी है वैसे, इसको भी बताता हूँ ये क्या है। तो सही आंसर होगा यहाँ पर 10। सही आंसर क्या होगा? 10(1), सेक्शन 10 सबसेक्शन 1, ये होगा आपका। ठीक है, सेक्शन 10 और सबसेक्शन 1, ये सही आंसर है। ये क्या बताता है? ये बताता है कि जो आयकर होगा, सॉरी, जो कृषि होगी, उसको आयकर से छूट प्रदान की गई है, लेकिन इसके साथ कुछ शर्तें दी गई हैं। और दूसरा जो दिया हुआ है यहाँ पर, दूसरा कौन सा है? दूसरा दिया हुआ है 2 सबसेक्शन 1(a), सेक्शन 2 सबसेक्शन 1(a). ये क्या बताता है? ये परिभाषित करता है, इसको परिभाषित करता है, ये परिभाषित करता है कृषि को।
क्या आप कृषि आय कौन सी मानेंगे? किसको आप कृषि आय कहेंगे? तो इसके लिए थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, धारा 10(a) के अनुसार भारत में करदाता द्वारा अर्जित कृषि आय को कर मुक्त कर मुक्त है। कृषि आय क्या है? कर मुक्त है। कौन सी धारा के अनुसार? धारा 10(1). ठीक है। आयकर अधिनियम की धारा जो 21(a) है, इसमें कृषि आय को परिभाषित किया गया है। कृषि आय को ये बताता है कि आखिर कृषि आय कौन सी होगी। तो आपको ये दोनों ही याद रखना है, 21(a) भी याद रखना है और 10(1) भी याद रखना है। धारा 2(a) के अनुसार कृषि आय का अर्थ क्या होगा? किसी खेत के मालिक को होने वाली कोई भी आय। धारा 2(a) में निर्देशित कुछ शर्तें संतुष्ट के अधीन है। अब ये शर्तें क्या हैं? तो एक तो खेत का मालिक हो जिसे आय हो रही है खेत से। दूसरा, कृषि कार्यों से होने वाली कोई भी आय। कृषि कार्यों से कोई भी आय जिसमें कृषि उपज का प्रसंस्करण या ऐसी उपज कर योग्य भूमि शामिल है। मतलब वो भूमि जो कृषि के लिए यूज की जा रही थी वो भूमि शामिल है और उससे इनकम हो रही है। भारत में स्थित कृषि उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि से प्राप्त कोई भी किराया या राजस्व, अगर भूमि को हम किस पर दे देते हैं? किराए पर दे देते हैं, राजस्व पर दे देते हैं, तो वो आय जो होगी वो भी क्या होगी? कृषि आय में ही होगी। तो एक तो अगर खुद की खेती से आय हो रही है वह, एक दूसरा ये है कि किसी भी तरह का जिसमें वो भूमि शामिल है वो इनकम हो, और तीसरा ये है कि यहाँ पर जो भूमि अगर आपने राजस्व पर किराए पर दी है तो वो किराया राजस्व जो आ रहा है वो भी क्या होगा? कृषि योग्य आय ही होगा। और कृषि योग्य आय को कौन बताता है? ये बताता है सेक्शन 2 और सब सेक्शन 1(a). ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और 10(1) क्या बताता था? ये धारा 10 सब सेक्शन 1 कहता था कि कृषि आय कर मुक्त होती है। गत वर्ष का अर्थ है, तो जल्दी से बताइए, क्वेश्चन रिपीटेड है। अब आपको बताना है प्रीवियस ईयर मीन्स क्या होता है। फाइनेंशियल ईयर होती है, कैलेंडर ईयर होती है, अकाउंटिंग ईयर होती है, या फाइनेंशियल ईयर पीरियड टू द असाइनमेंट ईयर। वित्तीय वर्ष, गत वर्ष वित्तीय वर्ष को कहते हैं, कैलेंडर वर्ष को कहते हैं, या हिसाबी वर्ष को कहते हैं, या कर निर्धारण वर्ष से पूर्व का वित्तीय वर्ष होता है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, कर निर्धारण वर्ष से पूर्व की वित्तीय वर्ष। मतलब जो आपके कर निर्धारण की वर्ष है उससे पूर्व की जो ईयर्स है उसको क्या बोलते हैं? उसको गत ईयर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति 15/11/2006 को स्थायी रूप से भारत को छोड़ जाता है। कब? 15/11/2006 को स्थायी रूप से भारत को छोड़ जाता है, और 15/11/2006 तक, 15/11/2006 तक, यहीं तक क्या करता है? अर्जित आय के लिए उसका कर निर्धारण वर्ष क्या होगा? अब देखिए, ये कौन सी ईयर चल रही है? ये ईयर आपकी 11 है। इसका मतलब ये आपकी चल रही है 2000, ये चल रही है जो 1 अप्रैल 2006 से शुरू हुई, और ये पूरी कब होगी? ये होगी 31 मार्च को ये ईयर पूरी हो जाएगी। अब यहाँ क्या पूछा है? यहाँ कर निर्धारण वर्ष पूछा है कि कर का निर्धारण कब होगा इसका। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा क्या होगा? 2005-6, 2006-7, 2007-8, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप समझिए, अगर आप इस ईयर आय अर्जित करते हैं तो ये तो आपका कहलाएगा गत वर्ष। क्या कहलाएगा ये? गत वर्ष कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि आपने इस साल, जो साल शुरू हुई थी 6 में और पूरी हो जाएगी 31 मार्च 7 को, तो ये तो है गत वर्ष। अब इसका जो कर निर्धारण वर्ष होगा, जहां पर इस पर कर लगाया जाएगा, असाइनमेंट ईयर होगी, वो कौन सी होगी? वो होगी 1 अप्रैल 2000, सुनना ध्यान से इसको, 2007, और से 31 मार्च 2008। ठीक है, तो यहाँ पर जो इस साल इनकम अर्जित की जाएगी उस पर जो टैक्स लगेगा वो इस साल लिया जाएगा। ठीक है, ये असाइनमेंट ईयर है। लेकिन यहाँ क्या केस हुआ है? यहाँ केस ये हुआ है
कि वो हमेशा के लिए स्थायी रूप से भारत छोड़कर जा रहा है। तो इस केस में जब वो इसी साल जा रहा है तो उस पर कर भी इसी साल लगाया जाएगा। जो उसने 1 अप्रैल 2006 से शुरू किया था ईयर, और इसको वो 11 में नवंबर में ही जाने लगा छोड़कर, तो इसका मतलब उस पर जो कर लगाया जाएगा वो इस ईयर में लगाया जाएगा। उसमें यहाँ इंतजार नहीं होगा कि इसका हम इंतजार कर लेते हैं, 2006 का हम इंतजार नहीं करेंगे बिल्कुल भी। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन यहाँ पर बी। बी आंसर होगा। आप 8 नहीं मानेंगे, इसको ध्यान रखना। 6 7 ही जिस ईयर वो छोड़कर जा रहा है उसी को असाइनमेंट ईयर कहेंगे। ये एक अलग तरह का क्वेश्चन है, तो आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे बिल्कुल। ठीक है, इसमें आपको गलती नहीं करनी है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन भी है। जो व्यक्ति स्थायी रूप से भारत को छोड़ता है तथा आय जो अर्जित की है उसने 6 7 में, तो उसका कर निर्धारण वर्ष भी क्या होगा, 6 7 होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि व्यक्ति देश को स्थायी रूप से छोड़ता है और उस पर उसी वर्ष कर लगाया जाता है जिसमें वह ऐसा करता है। अदरवाइज क्या होता, नेक्स्ट ईयर होती। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, मुझे नहीं लगता कि इसका आंसर आप नहीं दे पाएंगे। इसका मतलब आप इसका आंसर दे सकते हैं, तो जल्दी से मुझे बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है? संपत्ति कर, आयकर, मनोरंजन कर, व्यय पर कर, व्यय पर कर। ठीक है, व्यय पर कर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्ट टैक्स? टैक्स ऑन प्रॉपर्टी, टैक्स ऑन इनकम, टैक्स ऑन एंटरटेनमेंट, टैक्स ऑन एक्सपेंडिचर। तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए। अब आपने आंसर दे दिया है, अब देखिए इसका आंसर। ठीक है, यहाँ पर याद रखना, मैंने पहले भी बताया कर कितने तरह के होते हैं, दो होते हैं। एक होता है आपका प्रत्यक्ष कर और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, प्रत्यक्ष कर ऐसे कर का भुगतान उसी व्यक्ति के द्वारा किया जाता है जिस पर ये आरोपित किए जाते हैं। जैसे मेरी इनकम है, मैं इनकम कर रहा हूं, तो इसका टैक्स भी मैं ही दूंगा, दूसरे पे इसको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। अप्रत्यक्ष कर, इस कर का भुगतान प्रत्यक्ष रूप से उस व्यक्ति द्वारा नहीं किया जाता जिस पर यह आरोपित किया जाता है, कोई दूसरा करता है इसको। तो दिए गए विकल्प में आप देखेंगे मनोरंजन कर पर कर जो है वो भी प्रत्यक्ष कर नहीं है, मनोरंजन पर कर प्रत्यक्ष कर नहीं है। जबकि संपत्ति कर, मेरी संपत्ति है मुझको ही कर देना पड़ेगा। आय कर, मेरी इनकम है, मेरी आय है, मुझे ही कर देना पड़ेगा। मेरा व्यय व्यय मैंने किया है तो उस पर भी मुझे ही कर देना पड़ेगा। बट ये जो आपका मनोरंजन कर है, ये आपका इनडायरेक्ट टैक्स होगा, ये आपके डायरेक्ट में नहीं आता है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर यहाँ पर आपका सी सही होगा, मनोरंजन कर। तो मनोरंजन कर, टैक्स ऑन एंटरटेनमेंट, ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होने वाला है, इसको आप ध्यान से कर ले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आय शब्द में निम्नलिखित प्रकार की प्राप्तियां शामिल की जाती हैं, जो वैधानिक हो, अवैधानिक हो, या वैधानिक अवैधानिक दोनों हो, या इनमें से कोई नहीं। जो टर्म है आपकी इनकम, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसीट, आपको लीगल रूप से जो भी मिली हो वो, लीगल इलीगल रूप से मिली हो वो, या लीगल इलीगल कुछ भी हो, बस प्राप्ति होनी चाहिए, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, आप ये कंफ्यूज मत होना कि यहाँ अवैधानिक दिया हुआ है, इलीगल दिया हुआ है, तो ये शामिल नहीं होगी। नहीं, ये भी इसमें शामिल होगी। ऑप्शन आपका सी होगा, लीगल हो या इलीगल हो, लेकिन इनकम होनी चाहिए। अब ये लीगल इलीगल कैसे आएगा? देखिए, इसको आप एक बार इसकी वो देखिए, डिस्क्रिप्शन इसका वो देखिए आप एक्सप्लेनेशन। देखिए, अगर बात करें यहाँ आपकी कानूनी हो या गैर कानूनी, दोनों तरह की प्राप्तियों को शामिल किया जाता है आय में। उदाहरण के लिए वैसे तो देखो, जुआ की खेलने की बात करें तो ये कानूनी रूप से सही तो है नहीं, लेकिन जुए से जो आय होती है उसको कहाँ शामिल किया जाता है? उसको अन्य स्रोतों से आय के शीर्षक में शामिल किया जाता है, कुल इनकम में शामिल किया जाता है अन्य स्रोतों से आय। तो इसलिए वैधानिक को अवैधानिक को प्राप्ति हुई है, तो ये प्राप्ति माना जाएगा। क्या माना जाएगा? ये प्राप्ति माना जाएगा। आपसे प्राप्ति ही पूछा है, रिसीप्ट पूछा है, प्राप्तियां। रिसीप्ट पूछ रहे हैं तो रिसीप्ट तो आपको हुई है। ठीक है, रिसीप्ट तो आपको हुई है। आपको याद है मैंने आपको सील्स बताए थे 5, उनको एक बार देखिए।
देखिए ये बताए थे मैंने, यहाँ पर आपके 5 शीर्ष थे। ठीक है, ये आपको याद है ना, 5 शीर्ष आपको दिए गए थे। क्या क्या थे इस शीर्ष में? इस शीर्ष में क्या क्या आ रहा था? यहाँ पर देखिए 5 शीर्ष थे। मैंने आपको बताया था ना कि आपको यहाँ पर 5 शीर्ष दिए होते हैं आय के लिए। वेतन से आय, पहले नंबर पर वेतन से आय आती है, दूसरे नंबर पर गृह संपत्ति से आय होती है, और तीसरे अपने व्यापार पैसे पैसे से आय। ठीक है, या उससे लाभ की प्राप्ति हुई है तो आए, और उसके बाद पूंजीगत लाभ हुआ है उससे आए, और लास्ट होता है अन्य स्रोतों से आए। तो जो गैर कानूनी है जैसे जुआ खेलना, तो वो जुए से जो प्राप्त रिसीट है, प्राप्ति है, वो कहाँ जाएगी? वो यहाँ पर ही आ जाएगी, आपकी अन्य स्रोतों से आय में वो आ जाएगी। ठीक है, तो वो उसका जो आएगा उसका चीज ये बन जाएगा, अन्य स्रोतों से आय। ठीक है, तो इसका मतलब जो हमारा आंसर है प्रेजेंट, उसमें क्या है? वैधानिक हो या अवैधानिक हो, लीगल हो, इलीगल हो, सभी क्या आ जाती है? आय में शामिल की जाती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ? सी आंसर यहाँ हमारा बिल्कुल सही होगा। सी आंसर हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम स्वतंत्र भारत में आयकर अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? ये कौन सी बात करें? स्वतंत्र भारत में। अब ये तो सीधी बात है कि ये 1947 के बाद की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि भारत कब स्वतंत्र हुआ था? वो हुआ था 1947 में। 1947 के बाद की बात हो रही है। अब आपको बताना है 1956 में, 1950, 1962, 1961, 1990। देखिए आंसर तो इसका सीधा क्लियर है, बार बार ये क्वेश्चन में आ रहा है। अच्छा, अक्सर ये क्वेश्चन बनाया क्यों है? देखिए हर तरह का क्वेश्चन बनाना हमारा यहाँ जरूरी है। हम ये दिखाना चाहते हैं आपको कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है घुमा फिरा कर। कितने क्वेश्चन आपके इन्हीं टॉपिक से बन जाते हैं। देखिए यहाँ पर जो वैसे तो सीधा सीधा है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। बस 62 मत कर देना, 1962 मत कर देना। देखिए यहाँ पर आपको 1962 नहीं करना है, क्योंकि 62 में आपको याद रखना है, क्या याद रखना है 62 के बारे में आपको? कि देखिए यहाँ पर 1961 में तो पारित हुआ था, 1961 में तो ये पारित हुआ था, लेकिन लागू हुआ था 1 अप्रैल 1962 में। और यहाँ पर पूछा क्या है आपसे? यहाँ पर पूछा है कि कब पारित हुआ, मतलब पास कब हुआ था? तो वो ये हुआ था 1961 में। और उस समय इसमें जो धाराएं थी 298 थी, और अनुसूचियां 14 थी, तो इसलिए विकल्प सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर निर्धारण वर्ष से ठीक पहले 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष को क्या कहा जाता है? गत वर्ष। ये हो चुका है क्वेश्चन, गत वर्ष कहा जाता है जो 31 मार्च को फिनिश होता है। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और यहाँ पर आपसे पूछा गया है, आयकर के लिए अति वरिष्ठ नागरिक वह व्यक्ति होता है जिसकी आयु से अधिक होती है। किससे अधिक होती है? देखिए अगर यहाँ पर सीनियर सिटीजन की बात करें, तो सीनियर सिटीजन तो होता है जिसकी आयु 60 वर्ष या इससे अधिक होती है। लेकिन अगर सुपर सीनियर या वेरी सीनियर सिटीजन की बात करें, तो यहाँ पर होती है 80 वर्ष या 80 वर्ष से अधिक आयु होती है। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, आप इसको देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, और इसमें यहाँ पर है, आयकर के अंतर्गत निम्नलिखित प्राप्तियों को सम्मिलित किया जाता है। वैधानिक प्राप्तियां, अवैधानिक प्राप्तियां, वैधानिक अवैधानिक दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो द फॉलोइंग रिसीट आर रिकॉग्नाइज्ड अंडर द इनकम, स्टेचुरी रिसीट या अनस्टेचुरी रिसीट, या वैधानिक अवैधानिक, ये दोनों ही हो जाएगा आपका। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट है आपका, ये आपके लिए क्वेश्चन है। बता दीजिए सबसे पहले स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम आयकर अधिनियम कब बना था? तो वो बना था 1961 में। अभी इसकी बात हो गई थी, लेकिन आपको यहाँ याद क्या रखना है? यहाँ ये याद रखना है कि आयकर विभाग द्वारा ये संचालित होता है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड सीबीडीटी के द्वारा किया जाता है। भारतीय आयकर विभाग का संचालन जो होता है, किसका? भारतीय आयकर विभाग का संचालन केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड के द्वारा होता है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, और आयकर आयकर की दरें, जो आयकर की दरें होती हैं, आयकर की दरें निम्नलिखित के द्वारा निर्धारित की जाती हैं। आयकर अधिनियम के, वित्त अधिनियम के, अध्यादेश या प्रत्यक्ष कर बोर्ड। द रेट ऑफ इनकम टैक्स आर डिटरमाइंड बाय इनकम टैक्स एक्ट,
फाइनेंस एक्ट, ऑर्डिनेंस, बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स है इसी के द्वारा क्या होती हैं, दरें निर्धारित की जाती हैं। अभी मैंने आपको पीछे यहाँ बताया था सीबीडीटी। ठीक है, तो इसी के द्वारा बोर्ड ऑफ जो डायरेक्ट टैक्स है इसी के द्वारा करें निर्धारित की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम आयकर लगाया गया था ल्यूकास पेसोली द्वारा, सर न्यूटन द्वारा, सर जेम्स द्वारा, सर जेम्स विल्सन द्वारा। तो देखिए ल्यूकास पेसोलॉजी तो आपको पता होगा, इसको आधुनिक आपका अकाउंटिंग का पितामह कहा जाता है। ठीक है, डबल एंट्री सिस्टम का जनक भी यही है, इसी को कहा जाता है आपका ल्यूकास पेसोलॉजी। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा आपका जेम्स विल्सन द्वारा, ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं, इसमें देखिए कि यहाँ पर जो अगर बात की जाए कि यहाँ पर जो 60 था, 60 था, कौन सा था, 60 था, तो इसको पारित, ये पास इन 61 नहीं, 60 ही है। ठीक है, 60 ही है। तो यहाँ पर क्या है आप देखेंगे इसको कि भारत में पहला आयकर अंग्रेजों द्वारा 1860 में लाया गया था। इसके साथ ही आयकर अधिनियम भी 1860 में ही पारित कर दिया गया। ये पारित भी 60 में ही कर दिया गया था। 24 जुलाई 1860 को ही गवर्नर द्वारा इसको पारित कर दिया गया। तो डेट भी यही है इसकी, 24 जुलाई, इसको पारित भी यही हुआ और लागू भी इसी साल में हो गया, 1860 में। ये आपको याद रखना है। आयकर उन व्यक्तियों पर लगाया जाता है जिनकी आय पिछली वर्ष में कर मुक्त आय से कम है, जिनकी आय किसी पिछले वर्ष में कर मुक्त सीमा से अधिक है, या जिनकी आय किसी पिछले वर्ष में 1 लाख रुपए तक है, या इनमें से कोई नहीं। So income tax is levied on the those person whose income is below the tax free limit in any previous year, या whose income is above the tax free limit in the any previous year, या whose income is up to 1 lakh in any previous year, or none of these। तो देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अगर कर मुक्त सीमा से अधिक इनकम है, अगर कर मुक्त सीमा से अधिक इनकम है तो उसमें क्या होगा, आय उन व्यक्तियों पर लगाया जाएगा जिनकी किसी भी पिछले वर्ष की आय कर मुक्त सीमा से अधिक है। भाई जितनी बताई गई है कि इस सीमा तक आप पर टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन अगर उससे अधिक आय है तो उस पर फिर टैक्स लगेगा। तो मोर देन द फ्री लिमिट, अगर फ्री लिमिट से ज्यादा है पिछले वर्ष किसी भी इनकम तो टैक्स लगाया जाएगा। इट मीन्स आपका आंसर जो होगा यहाँ पर बी सही होगा। बी आंसर यहाँ पर बिल्कुल आपका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गत वर्ष से क्या तात्पर्य है, यह भी हो चुका है तो इसको छोड़ देते हैं, ये तो सीधा डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आयकर अधिनियम की किस धारा में करदाता को परिभाषित किया गया है, तो करदाता को कौन सी धारा में बताया गया है, धारा 224, धारा 27, धारा 245, धारा 9। सेक्शन 220 सबसेक्शन 24, सेक्शन 2 सबसेक्शन 7, सेक्शन 2 सेक्शन 47, 45 और सेक्शन 2 सबसेक्शन 9। करेक्ट आंसर होगा आपका, देख लीजिए इसको। तो देखिए आयकर अधिनियम 1961 की धारा 27 के अंतर्गत 27 के अंतर्गत करदाता को परिभाषित किया गया है। अर्थात ऐसे व्यक्ति को करदाता के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें निम्न बातें होनी चाहिए: कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हो, या किसी अन्य कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हो, किसी अन्य धनराशि जैसे ब्याज, जुर्माना या भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। ऐसे व्यक्ति की आय जो अनुषंगी लाभ के आंकलन के लिए कार्यवाही शुरू की गई है, या करदाता माना गया है, जिसे करदाता माना गया है, या गलती से करदाता माना गया है, सभी ये क्या है, इन पर सभी पर कर लगता है। इनको करदाता के परिभाषित किया गया है 1961 की धारा 27 में। ठीक है, तो 27 में मतलब ऑप्शन आपका बी यहाँ पर सही होगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वित्तीय वर्ष 2004-5 के लिए कर निर्धारण वर्ष क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर किसके लिए 2004-5 के लिए क्या होगा, तो यहाँ 4-5 के लिए आगे लगेगा टैक्स। इस ईयर का टैक्स कब लगेगा, आगे लगेगा। ये तो कहा नहीं गया कि ये अभी भारत छोड़कर जा रहा है, नहीं, अगले साल लगेगा। अगला साल कब हो जाएगा आपका 2004 2005-6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आयकर क्या है, एक
प्रत्यक्ष कर है, डायरेक्ट टैक्स है। आयकर क्या है? इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स होता है, मतलब जिस पर अप्लाई होता है उसी को देना भी ये होता है। जिस पर ये टैक्स लगता है उसी को ये देना होता है। नेक्स्ट देखते हैं। उपकर होता है, किसी कर पर अधिभार होता है। विलासिता की जो वस्तुएं होती हैं उस पर अतिरिक्त कर होता है। आगम प्राप्त करने की एक व्यवस्था है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। और पूछा हुआ है आपसे, सरचार्ज इज अ सरचार्ज ऑन द टैक्स, एन एडिशनल टैक्स ऑन लग्जरीज आइटम एंड टेम्परेरी अरेंजमेंट फॉर द रिसीविंग रिवेन्यू, नन ऑफ द अबाउ। तो सही आंसर होगा आपका ए। किसी कर पर अधिभार, जो कर पर अधिभार लगाया जाता है उसको बोलते हैं उपकर। ठीक है, तो उपकर को ध्यान रखेंगे आप। ये क्या है? विशेष उद्देश्य के लिए कर पर बोझ के रूप में लगाया जाता है। मतलब बोझ मतलब भार, भार के रूप में लगाया जाता है, जैसे शिक्षा उपकर, स्वच्छ भारत का आदि। नोट, लेकिन प्रधानमंत्री न्यायालय द्वारा 2011 में दिए गए एक निर्णय के अनुसार यह एक प्रकार का शुल्क है, न कि कर। ये क्या है? एक शुल्क है, ये आपको याद रखना है, ये कर नहीं है। तो अधिभार को आप क्या मानेंगे? शुल्क मानेंगे, आप इसको कर नहीं कहेंगे। संविधान के अनुच्छेद 270 में इसे लगाने का कानूनी प्रावधान है। तो ये भी आपको यहाँ याद रखना है कि आपका जो सरचार्ज अधिभार लगाया जाता है ये शुल्क होता है, और शुल्क के साथ साथ ये अनुच्छेद 270 में इसका प्रावधान है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत है? प्रत्यक्ष कर, प्रगतिशील कर, अप्रत्यक्ष कर, विशिष्ट कर। डायरेक्ट टैक्स, प्रोग्रेसिव टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स और स्पेसिफिक टैक्स। तो ये होता है डायरेक्ट टैक्स। इसमें आ जाता कॉरपोरेट टैक्स। तो कॉरपोरेट टैक्स से सबसे ज्यादा इनकम हुई थी 2020 में, बताया गया था सीतारमण के द्वारा। उसमें भी क्या था? जीएसटी से, हर रुपीज में 19 पैसा जीएसटी से ही आया था। फिर आपको आंसर क्या देना है? डायरेक्ट टैक्स देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आयकर अधिनियम की किस धारा द्वारा करदाता को परिभाषित किया गया है? तो 2(7) के अनुसार किया गया है। ये पहले भी बात हो चुकी है इसकी। आयकर अधिनियम के अनुसार व्यक्ति का क्या अर्थ होता है? एक व्यक्ति, एक हिंदू, अविभाजित परिवार, फर्म, या ये सभी। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ द अबव, मतलब इनमें से सभी। लेकिन इनमें से सभी जो हैं इनको व्यक्ति के अर्थ में शामिल किया जाता है। देखिए, आप एक चीज देख रहे होंगे, यहाँ पर आप नंबर देख रहे होंगे कि नंबर कैसे सही सीक्वेंस से नहीं आ रहे। कभी 38 आता है, उसके बाद 40 नहीं आ रहा है, तो 41 आ रहा है। ये क्यों हो रहा है? देखिए, अगर रिपीटेड टीम ने कोई रिपीटेड क्वेश्चन डाला हुआ है तो हम क्या करते हैं, उसको स्किप कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं 41 क्वेश्चन पर, रिपीटेड क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। इसलिए नंबर में थोड़ा सा आगे पीछे इसलिए आ रहा है। तो यहाँ पर, क्योंकि आप विश्वास नहीं करेंगे, वर्क बहुत ज्यादा है इस टाइम। सभी आयोग के एग्जाम चल रहे हैं, सॉरी, मतलब सभी आयोग के एग्जाम आ रहे हैं। चल तो किसी के नहीं रहे, सब परेशानी कर रहे हैं, डेट ही चेंज कर रहे हैं। गत वर्ष का नियम जिसके लिए लागू नहीं होता है वो क्या है? व्यवसाय बंद होने पर, तो उसके लिए गत वर्ष का नियम लागू नहीं होगा। या कर बचाने हेतु संपत्ति हस्तांतरण, तो ये बचाने हो तो आएगा। गैर निवासी जहाजी कंपनी पर, या इनमें सभी। तो सही आंसर होगा इनमें सभी। व्यवसाय बंद होने पर हो, या जहाजी कंपनी गैर निवासी जहाजी कंपनी हो, या कर बचाने हेतु संपत्ति हस्तांतरित कर दी हो दूसरे पे, इनको इन पर जो है गत वर्ष का नियम लागू नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। गैर कृषि आय में क्या क्या शामिल है? जंगली घास की बिक्री से आय, फाइबर से आय, खदानों की रॉयल्टी से आय, या उपरोक्त सभी। देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो ये भी होता है। ठीक है, ये गैर कृषि ही मानी जाती है, घास अपने आप उग गई है। फाइबर हो गया है, या खदानों की रॉयल्टी, ये कृषि की, खेत की रॉयल्टी नहीं है कि खेत को, कृषि वाले खेत को ही किराए पे दे दिया। ये है रॉयल्टी, मतलब खदानों की माइल्स वगैरह की। तो ये सभी आ जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी आंसर हो जाएगा। इसके लिए आप देख लीजिए कि गैर कृषि आय में क्या क्या शामिल किया जाता है। तो निम्नलिखित कृषि आय प्रतीत होती हैं, लेकिन इन्हें आय नहीं माना जाता है क्योंकि आवश्यक मानदंडों को पूरा नहीं करती हैं। जैसे कृषि भूमि के पिछले देय किराए पर प्राप्त ब्याज, मतलब पिछली भूमि का जो किराया था उस किराए पे ब्याज, किराए की बात नहीं कर रहे, ये बात करें ब्याज की। कौन सा? जो किराए पर था, और वो किराया किसका था? भूमि का। मुर्गी पालन से आय, ये भी कृषि आय नहीं होती। मछली पालन से आय, ये कृषि आय नहीं होती।
खनन जिसकी अभी बात हुई है रॉयल्टी की, ठीक है, तो खनन से आय है वो भी नहीं आती है यहाँ पर। जंगली घास बेच दिया आपने, उगाई नहीं थी अपने आप उग गई, घास को आपने काट के बेच दिया। मक्खन और पनीर की बिक्री ये तो कृषि में आती ही नहीं है। समुद्री जल से भूमि को भरने पर उत्पादित नमक पर कर, जो कर लग रहा है नमक पर वो नहीं, ईंट बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि, ये ईंट बनाने के लिए उपयोग की गई है भूमि, ना कि कृषि के लिए। खड़ी फसल की खरीद से आय हुई हो, खड़ी फसल, आपने खड़ी फसल ले ली, बोई नहीं है, खड़ी फसल ले ली, उसको भी आप कृषि आय नहीं कहेंगे। तालाब में सिंघाड़ा उगा लिया आपने, ठीक है, इसकी आय। या डेयरी फार्म से आय या भूमि आदि की मिट्टी से बिक्री पर आय, ये सब किस में शामिल है, इसी में शामिल होती हैं। आगे बढ़ते हैं, कृषि आय में क्या शामिल है? फसल की बिक्री से आय, या कृषि उपज को बिक्री योग्य बनाने से आय, या बागवानी से आय, या उपरोक्त सभी। तो आंसर होगा उपरोक्त सभी। फसल की बिक्री, आपने अपनी फसल तैयार करी है, बेची है, खड़ी नहीं खरीदी, या कृषि उपज को आपने बिक्री के योग्य बनाया है, या बागवानी लगाई है आपने, उससे प्राप्त आय हुई है, इसका मतलब ऑप्शन डी सही होगा। ये इसकी आय हैं जो कृषि आय में मानी जाती हैं। 10(1) आपको याद होगा, 10(1) ए भी कह सकता है इसके अंतर्गत, जो आयकर मुक्त हैं, ठीक है, कृषि आय जो आयकर मुक्त है। आयकर अधिनियम की धारा 2(1)(a) में कृषि आय को परिभाषित किया गया है। देखिए 10(a) तो बताता है कि आयकर मुक्त होती है कृषि से आय, 10(1), और 2(a) बताता है कि कृषि आय को परिभाषित कैसे किया गया है। तो कृषि आय के अंतर्गत होने वाली आय कौन कौन सी शामिल है? भूमि से प्राप्त किराया, कृषि भूमि से खेती से प्राप्त आय, कृषि उपज की बिक्री योग्य बनाने वाली गतिविधियां आंशिक रूप से, और कृषि उपज की बिक्री से प्राप्त आय, कृषि भवन से आय, तूफान से नष्ट हुई फसल के लिए बीमा कंपनी से आय हुई हो, या फूल पौधे लताएं उगाने वाले बागवानी से होने वाली आय। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर आपको आगे देख लेते हैं, भूमि से बिक्री प्राप्त आय, भूमि की बिक्री से प्राप्त आय गैर कृषि आय होगी, लागत होगी, व्यय होगी, या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ए। ए मतलब गैर कृषि आय होगी, क्योंकि आपने भूमि में कुछ उगाया नहीं है, फसल नहीं उगाई है, आपने भूमि ही बेच दी। भूमि एक स्थायी संपत्ति है, पहली बात, इसलिए इससे आय तभी प्राप्त की जा सकती है जब भूमि पर खेती की जाती हो, वह अपने आप में ही हो। लेकिन इस भूमि को बेचने से प्राप्त होने वाली आय को गैर कृषि आय कहा जाएगा, ये आपको याद रखना है। अगर भूमि पर फसल उगा रहे हो तो कृषि आय, और भूमि पर फसल नहीं उगा रहे, भूमि को ही बेच रहे हो, तो वो गैर कृषि आय होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आयकर अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से कौन सी आय कृषि आय है? कृषि उपज के भंडार के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि से आय, कृषि में लगी कंपनी से लाभांश, डेयरी फार्म, पोल्ट्री फार्म आदि से आय, पुनः लगाए गए पेड़ों की बिक्री से आय, जहां जंगल को नष्ट हुए हिस्से को फिर से उगाया गया जाता है और उसके बाद वानिकी संचालन की जाती है। तो यहाँ पर देखिए, कृषि उपज के भंडारण के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि, ये तो भंडारण के लिए उपयोग की जा रही है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ कंपनी के लाभांश की बात हो रही है, ये भी नहीं होगा, और ये तो होगा ही नहीं डेयरी वगैरह। तो बचा क्या? ऑप्शन आपका डी ही बचा है। डी को शामिल करेंगे कृषि आय में। पुनः लगाए गए पेड़ों की बिक्री से आय, मतलब जंगल को नष्ट हुए हिस्से को फिर से उगाया जाता है और उसके बाद वानिकी संचालन किया जाता है उस पर। आगे बढ़ते हैं और ये इसके बारे में आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई करदाता भारत में चाय उगाने और विनिर्माण के व्यवसाय में लगा हुआ है, तो उस मामले में कृषि आय का हिस्सा कितना होगा? कोई करदाता भारत में चाय उगाने में विनिर्माण के व्यवसाय में लगा हुआ है, तो देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर चाय उगाने की भी बात हो रही है, ठीक है, चाय उगाने की भी बात हो रही है और विनिर्माण की भी बात हो रही है, तो दोनों का अलग अलग होता है। अब यहाँ पूछा है कोई करदाता भारत में चाय उगाने और विनिर्माण कार्य में लगा हुआ है, तो दोनों में, एक में 60-40 है और एक में 30-40, ये समझना होगा हमें। देखिए इसको देख लेते हैं। भारतीय आयकर अधिनियम के अनुसार यदि कोई करदाता करदाता भारत में चाय उगाने और प्रसंस्करण व्यवसाय करता है, तो ऐसी स्थिति में कुल आय का 60% तो होगा कृषि आय,
और 40% होगा गैर कृषि आय। कब? जब दोनों है, चाय भी उगाना है और व्यवसाय भी करना है। लेकिन केवल चाय उगाना हो, बस केवल चाय उगाना हो, तो तब 70% कृषि आय होगी और 30% गैर कृषि आय में इंक्लूड की जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या सही हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन आपका क्या सही हो जाना चाहिए? ऑप्शन आपका बी सही हो जाना चाहिए, 60। ठीक है, 60। और यहाँ पे पूछा ना कोई उगाता है तो मामले में कृषि आय 60 + 40 होगी, क्योंकि दोनों की बात आ रही है। लेकिन अगर खाली चाय उगाने की होती तो 70 + 30 की बात होती। ये कृषि, ये गैर कृषि। नेक्स्ट देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिया गया है कि किराए पर दी गई एक गृह संपत्ति उचित किराया 75,000 रुपये है। इसका नगर पालिका मूल्य 60,000 रुपये है। मानक किराया 72,000 रुपये है और वास्तविक किराया जो प्राप्त हुआ है वो कुल 63,000 प्राप्त हुआ है। इस गृह संपत्ति की सकल वार्षिक मूल्य क्या होगा? ग्रॉस एनुअल प्राइस आपको बताना है। 63,000 होगा, 72 होगा, 75 होगा। तो देखिए यहाँ पर जो है किराए पर दी गई गृह संपत्ति का जो नाममात्र किराया है वो कितना है? वो है आपका 75,000। ठीक है, इसका मतलब नगर पालिका का मूल्य है वो है, कह रहे हैं 60,000 है। 5 घंटे का किराया 72,000 है और वास्तविक प्राप्त किराया 63,000 है। तो इसकी संपत्ति का जो सकल मूल्य होगा 72,000 ही होगा। क्यों? क्योंकि देखिए कम से कम ये कितना होता है, ये होता है लोअर 72,000 तो कम से कम होता है, लेकिन यहाँ पर एक्चुअल आ रहा है 63। तो हम एक्चुअल तो 63 आ रहा है, तो मिनिमम कितना किराया होना चाहिए? मिनिमम जो हम उसको लेंगे वो 72,000 ही लेंगे। इससे कम हो तो भी 72 ही लिया जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर सी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कटौती आयकर अधिनियम की धारा 80 के अंतर्गत आएगी? विकलांग व्यक्ति की स्थिति में कटौती, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए लगाए गए लगाए गए ब्याज के लिए कटौती, गृह संपत्ति के निर्माण खरीद के लिए लिए गए ऋण पर ब्याज के लिए कटौती, या गृह संपत्ति के निर्माण के लिए उधार ली गई राशि किसी भी किस्त पुनः भुगतान की कटौती। करेक्ट आंसर होगा आपका सी, गृह संपत्ति के निर्माण खरीद के लिए लिए गए ऋण पर ब्याज के लिए कटौती। ये धारा सी के अंतर्गत नहीं आएगी, बाकी सभी धारा सी के अंतर्गत आती हैं। बिना किसी प्रतिफल के 50,000 से अधिक प्राप्त ग्रेच्युइटी की कोई भी राशि पूरी तरह से कर योग्य है। व्यक्तिगत, तो हमें जो देखना है यह 1961 के अनुसार देखना है। ठीक है, तो ये बिना किसी प्रतिफल 50,000 से अधिक प्राप्त ग्रेच्युइटी की कोई भी राशि पूरी तरह से कर योग्य होती है। व्यक्तिगत और एचयूएफ हो, या कि सभी करदाता के लिए हो। तो ऑप्शन आपका बी सही होगा यहाँ पर। व्यक्ति हो या एचयूएफ हो, इनके लिए 50,000 की सीमा है। और ये भी किसके अनुसार? ये कहा गया है 1961 के अनुसार। किसी व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार द्वारा बिना किसी प्रतिफल का भुगतान की गई 50,000 से अधिक की राशि कर योग्य होगी। आयकर अधिनियम की निम्नलिखित धाराओं के अंतर्गत आय को कर छूट दी गई है। तो ये वही क्वेश्चन पूछा है, मुझे लगता है आप इसका आंसर पक्का देंगे। यहाँ पूछ रहे हैं कृषि आय को कर मुक्त माना गया है, कर से छूट दी गई है, कौन सी धारा के अनुसार दी गई है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? 10A। और परिभाषित किसमें किया गया है? 27, ये भी याद रखना है आपको, 27 और 10A। तो देखिए वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इस पार्ट को यहीं रोक देते हैं, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं आपसे। तो एक बार आप इसको करें। ठीक है, आप खुद भी एक बार इसको करके देखें, एक बार वीडियो को देखिए। उसके बाद यहीं पर काम खत्म नहीं हो जाता। जो आपने वीडियो एक बार देखी है उसको दोबारा चलाएं और दोबारा चलाकर उसको आंसर देते जाएं कि वो आई है या आपका केवल टाइम ही खराब हुआ है इसको देखने में। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। इसके नेक्स्ट पार्ट में आपसे मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।